IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आज कुछ परमाणु विषय पे बात करते हैं। ये मतलब ट्रम्प ने सबकी हवा टाइट कर रखी है, तो अभी मतलब ऐसा सब डिस्कस करना पड़ रहा है। हाँ, तो परमाणु विषय मतलब परमाणु हथियार के बारे में ही बात करते हैं। हाँ, खुद ही एक परमाणु स्तर का विषय है ना। बिल्कुल। तो अभी आपने तो सुना ही होगा कैसे नॉर्थ कोरिया ने यूएस की हवा टाइट कर दी थी, और फिर बदले में यूएस ने ईरान वगैरह पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं जो कि न्यूज में आए हैं। तो ये बहुत ही विषय चर्चा में आ गया है आजकल। बिल्कुल, और जटिल विषय है। हमको ऐसा लगता है जैसे अभी लोग बात कर रहे हैं, भाई इंडिया का ऑयल क्राइसिस है, करेंसी का प्रॉब्लम हो रहा है, ईरान से हम डील कैसे करें, ये करें, लेकिन जड़ तो उसकी ये है कि भाई ईरान को परमाणु बम बनाना है और यूएस चाहता है ना बनाए। बिल्कुल। तो इतना परमाणु विषय है तो कोई परमाणु स्तर के इंसान को ही लाना पड़ेगा इसको थोड़ा डिकोड करने के लिए। बिल्कुल। तो इसीलिए इस पुलियाबाजी में हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन, जो कि तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टर है स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के। और जनरल मेनन तकरीबन 40 साल रह चुके हैं आर्मी में, और फिर मिलिट्री एडवाइजर रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में, और उनको कई अवार्ड्स के साथ नवाजा गया है। परम विशेष सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल। तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि आप जनरल मेनन आए हैं पुलियाबाजी में इस विषय पे बात करने के लिए। स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो सौरभ, शुरुआत करते हैं। तो जनरल मेनन, सबसे पहले हमें बताइए, ये न्यूक्लियर वेपन चीज क्या है? मतलब क्या पहले जब न्यूक्लियर वेपन चर्चा में आया था वर्ल्ड वॉर 2 के करीबन, तो लोगों को लगता था कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक बहुत बड़ा बम है। तो क्या ऐसा है या कुछ अलग है उसमें? अलग है, इसलिए तो इसका जो है परमाणु हथियार के ऊपर अलग सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि बाकी हथियारों से आप जो नुकसान कर सकता है वो बहुत लिमिटेड है, कम है। परमाणु हथियार जो है बहुत ज्यादा नुकसान बहुत कम समय में कर सकता है। एक मतलब 10 किलोटन का अगर मान लीजिए जो हिरोशिमा और नागासाकी में इस्तेमाल किया है, वो 1 सेकंड से कम कितना नुकसान हुआ है। तो एक तो वक्त है, और जो नुकसान की जो स्केल है, वो इससे न्यूक्लियर वेपन बाकी हथियारों से अलग माना जाता है। और अभी हम सिर्फ एक ही हथियार की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 या 3 हथियार कोई भी सिटी, साउथ एशियन सिटी या कोई भी सिटी के ऊपर गिरे, तो नुकसान इतना कम टाइम में होगा कि ऐसे नुकसान कोई और हथियार नहीं कर सकता। इसलिए इसका जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, मतलब नुकसान करने की ताकत है, वो जो है कोई और हथियार के पास नहीं है। और इसलिए ये इसको अलग देखा जाता है। और नुकसान सिर्फ स्केल में ही नहीं, टाइम में भी, क्योंकि उसका बाकी बम तो फटता है, एक बार चीज खत्म हो गई, फिर आप वहां पे कुछ उस सिटी में दोबारा बना सकते हैं। लेकिन परमाणु हथियार में तो सालों साल आप वो जगह निस्तो नाबूद हो गई। एक तरह से जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र था, तो ब्रह्मास्त्र एक बार चला दिया तो कहते हैं 7 साल तक कुछ वहां होता नहीं था। मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब एकदम वो ब्रह्मास्त्र टाइप है महाभारत का। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका रेडियो एक्टिव जो इफेक्ट है, और इसका जो लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा वक्त तक रहेगा वहां पे रेडिएशन, इसका मतलब आप उधर कोई एग्रीकल्चर खेती नहीं कर सकता है, बायोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ेगा, और ऐसे नुकसान होगा जो सालों तक मतलब कोई उधर रह भी नहीं सकता है। तो इसलिए इसका जो इफेक्ट जो है, डिस्ट्रक्शन है, वो कोई और हथियार में नहीं है। आप बायोलॉजिकल वेपन्स और केमिकल वेपन्स भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो ज्यादा नुकसान करता है। लेकिन ये दोनों जो है न्यूक्लियर वेपन परमाणु हथियार के पास तो आते ही नहीं है।
सबसे ज्यादा। और वो रेडिएशन इवन एक जगह पे भी नहीं सीमित रहती। अगर वो हवा वगैरह ऐसे चल रही है तो कोई ये भी नहीं सोच सकता कि हाँ ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में हो गया तो हमारा क्या जाता है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे इफेक्ट। फॉल आउट कहते हैं। मतलब पूरा, मान लीजिए अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो गया, परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ है, तो पूरा सब कॉन्टिनेंट नहीं, अभी तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होता है तो पूरा दुनिया का में क्लाइमेट चेंज का फर्क पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब कि जो है, बात यह है कि इसका जो असर है वो थोड़ा देर लगेगा, कुछ सालों के बाद। जो उसका मेन असर है कि आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है खाने का और बाकियों का, पानी क्या पोल्यूट हो जाएगा, तो उससे जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा सोशल सिस्टम्स पे, और वो सोशल सिस्टम्स में तनाव आएगा और लोग आपस में लड़े। तो इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। पहले क्या है, कोल्ड वॉर के तौर पर सिर्फ उसका जो है फिजिकल इफेक्ट्स देखा जाता था। एक बॉम्ब गिरा दिया तो उसका जो हीट का इफेक्ट, रेडिएशन का इफेक्ट, ब्लास्ट का इफेक्ट, किसी ने उसका लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक इफेक्ट नहीं देखा। वो सिर्फ 1980s में हुआ जब साइंटिस्ट ने ये मुद्दा जो है सामने लाया। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर से इसको अभी भी कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है इसको अभी भी उसका इतना वैल्यू नहीं देता, पर वो छुपाते हैं उसको। पर टेस्टिंग शायद इसीलिए बंद हुई ओवरग्राउंड क्लाइमेट चेंज के डर की वजह से, क्योंकि टेस्टिंग तो वैसे भी वीरान एरियाज में हो रही थी, पर टेस्टिंग भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बोला गया कि बंद कीजिए। क्योंकि वो पैसिफिक एटोल में जो उन्होंने किया था तो आइलैंडर्स को बहुत फर्क पड़ा, तो इसलिए वो जो पहले ओपन एयर में करते थे, ओपन टेस्टिंग करते थे, फिर इसको अंडरग्राउंड किया। तो अभी सीटीबीटी है जो मतलब जिसमें टेस्टिंग बैन है। सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने अभी लेकिन वो सीटीबीटी के हिस्सा नहीं है और उन्होंने अभी टेस्टिंग किया। तो मतलब अब हम ये समझ गए कि न्यूक्लियर वेपन की विध्वंसक शक्ति बहुत ही अलग है और इसीलिए वो एक अलग कैटेगरी है न्यूक्लियर वेपन्स की। तो उसकी वजह से अब शायद सब देश समझते हैं कि उसकी विध्वंसक शक्ति क्या है, तो उसकी वजह से ये सब शब्द है क्या, जैसे डेटरेंस बोलते हैं, वो कैसे आया इस न्यूक्लियर वेपन दृष्टि में? पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ने बॉम्ब बनाया और 95 में हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल 1945। उस टाइम पर बात डेटरेंस का नहीं था। उनका सोच विचार ये था कि अगर ये बॉम्ब इस्तेमाल करे तो जल्दी से जो युद्ध है वो खत्म हो जाएगा, जापान सरेंडर करेंगे और उनका जो कैजुअलिटीज हो वो कम हो जाएगा, मतलब उनको कम नुकसान होंगे, ये सोच विचार था। लेकिन जब उस टाइम पर सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास ये हथियार था, थोड़ी देर के बाद रशिया, उन दिनों में सोवियत यूनियन ने बम बनाया, तो फिर ये लफ्ज आ गया है डेटरेंस। मतलब उनका सोच विचार ये था कि अगर मान लीजिए डेटरेंस को अगर समझना है तो ये डेटरेंस कोई नई चीज नहीं है, ये हमारा नॉर्मल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी का घर के सामने एक बिवेयर ऑफ डॉग का बोर्ड आप देखते हैं और एक कुत्ते का, मतलब वो कुत्ता छोटा चित्र डाल देते हैं, वो है एग्जाम्पल डेटरेंस का। मतलब ऐसे डरावना मत बोलो यार, सब कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं। आपको ऐसा लगता है? तो वो ओनर क्या बोर्ड क्यों लगाते हैं, वो उसका मैसेज ये है कि अगर मेरे परमिशन के बिना आप अंदर आए, मेरा कुत्ता आपको काट देगा। मतलब ये है उसका मैसेज। इसको डेटरेंट मैसेज कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कुछ किया जो मेरे खिलाफ है, मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, और ये कुत्ते का है। ये है बेसिक डेटरेंस है, और ये हमेशा होता है। हम जो माता पिता जो है अपने बच्चों को डराते हैं, मैं मारूंगा अगर वो करे, तो बच्चे तो सुनते नहीं है, तो डेटरेंस उधर नॉर्मली फेल हो जाता है, वो दूसरी बात है। बट लेकिन ये वो डेटरेंस का एक एग्जाम्पल है। हाँ, उल्टा होता है ज्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये सब गेम्स खेलने में। तो अगर जैसे आपने उन्हें कुछ बोला और वो रोने लग गए, और उन्होंने ये पकड़ लिया कि जैसे आप उनको बोल रहे हैं होमवर्क करो और वो रोने लगेंगे, तो अगर उन्होंने ये
समझ लिया कि रोने से हम होमवर्क नहीं करना पड़ता है, तो वो जरूर रोने की तैयारी में रहेंगे। तो वो बच्चे भी ऐसा डेटरेंस गेम खेल सकते हैं। तो बात यह है कि डेटरेंस ये जरूरी थोड़ी है कि ये सक्सेसफुल हो, कोशिश आप कर सकते हैं, फेल भी हो सकता है। ये परमाणु हथियार के साथ डेटरेंस जो है वो अगर फेल हो जाए, तो अगर मान लीजिए यूएसए और रशिया के बीच में आज डेटरेंस फेल हो जाए और परमाणु हथियार इस्तेमाल करे, तो वो पूरा दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। तो मतलब इसका जो हमारा जो बिलीफ है, हमारा जो सोच विचार है, वो ये है कि डेटरेंस फेल नहीं होना चाहिए। हाँ। इसलिए कोई इसको टेस्ट नहीं करता है, मतलब इस्तेमाल करके इसको टेस्ट नहीं करता। हाँ, उस परिस्थिति में जाना ही नहीं है। हाँ, अभी तक हम इससे दूर रहा है। लेकिन कोल्ड वॉर के दौरान बहुत ऐसे हालात आए जो मतलब ये एक्सीडेंटली या मान लीजिए मिसपरसेप्शन से ये इस्तेमाल होने वाला था। सिर्फ किस्मत ने अपना यूनिवर्स को बचाया है, सिर्फ किस्मत ने। मैं कल ही पढ़ रहा था कहानी, जो पहले भी निकल के आई है लेकिन कल किसी ने फिर से डाली हुई थी, कि एक सोवियत कमांड ने एक्चुअली उनके सेंसर्स ने गलत डिटेक्ट कर लिया था कि यूएस से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो गया है। तो उन्होंने भी अपने कमांडर को बोल दिया कि कर दो। उस कमांडर ने आदेश का उल्लंघन करके बोला नहीं, मैं मान नहीं सकता, नहीं हुआ होगा, और उसने नहीं आदेश पालन किया, और उस आदमी की वजह से न्यूक्लियर वॉर होने से बच गई। वरना उन्होंने तो गलती से कर दिया होता, और उसके बाद फिर अमेरिका तो सही में कर देता, और फिर तो गए थे काम से। अबे कुछ एक महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स में उनका बेटी को, अभी वो आदमी तो है नहीं, हाँ, बेटी को उन्होंने एक अवार्ड दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने अवार्ड दिया इसके बारे में, कि रशिया ने नहीं दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया उस आदमी का। उन्होंने तो कोर्ट मार्शल किया होगा कि उन्हें आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन वो तो नहीं, ये दोनों तरफ हुआ है। हाँ। ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी ऐसे हुआ है। हाँ। एक बार एक यूएस प्रेसिडेंट को, मेरे ख्याल में कार्टर के टाइम पे, जब रात को उनको जगाया गया था कि हमारा रडार जो है वो दिखा रहा है कि मिसाइल्स आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको पता लगा कि ये फॉल्स अलार्म है। बात यह है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में भी ऐसे बहुत सारे हालात आए हैं। बात यह है कि ये जो कोई जानबूझ के न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आपके पास भी है, आप नहीं करेगा, क्योंकि डेटरेंस बोलता है। डेटरेंस क्या है कि अगर मैं आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स बॉम्ब करूं आपको, तो मैं भी आपको कर सकता हूं। ये इसको डेटरेंस बाय पनिशमेंट बोलते हैं। ओके, ये है इसका ओरिजिनल थॉट। फिर बाद में जो है थियोरिस्ट ने बोला कि ये एक तरफ का एक डेटरेंस बाय डिनायल भी हो सकता है। इसका मतलब कि आपको मुझ पे नुकसान करने का ताकत जो है मैं कम करूंगा, इसलिए BMD जो है, मिसाइल मिसाइल डिफेंस जो है, वो डेटरेंस बाय डिनायल है। मतलब आपका उस ताकत को, मेरे के ऊपर नुकसान करने का ताकत को मैं मिसाइल डिफेंस से रोक लूंगा। मतलब ये आपको ये करने नहीं दूंगा। बाय पनिशमेंट ये है कि मैं जो भी आप पनिश करोगे, लेकिन मैं आपके ऊपर उतना ही पनिशमेंट दूंगा। हाँ, मतलब बदला लूंगा। हाँ, यही है। तो पहले एक जो डेटरेंस बाय पनिशमेंट है, वो बोल रहा है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं उतना ही फोर्स है, उससे भी ज्यादा फोर्स है, बदला लूंगा। तो हो गया पनिशमेंट। और डिनायल आप बोल रहे हैं कि उनकी जो शक्ति है हमें डिस्ट्रॉय करने की, उसी को आप थोड़ा कम कर देंगे, जैसे ढाल टाइप लगा लेंगे। ढाल, हाँ। तो ये थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, बाद में एक्चुअल प्रैक्टिस में ये सब मर्ज हो जाता है। बात ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने जो परमाणु हथियार उन्होंने बनाया, ये डेटरेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब आर्म्स रेस जो चला है, उसका जो ये है कि दोनों के पास 40,000 50,000 न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने बनाया। अभी जो है नॉर्थ कोरिया के पास कुछ भी नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अभी होगा उनके पास 40,000। क्या सोच के बनाया? पहले 4 में ही तो सब खत्म हो जाएगा। जी, सोच के ये बनाया कि इसी को मिलिट्री थिंक कहते हैं। मैंने किताब में जो मैंने लिखा, मैं इसको मिलिट्री थिंक कहते, इसको मैं, ये जो फिनोमेना है इसको मिलिट्री थिंक, कि मिलिट्री वाले जो है अपना मिलिट्री इफेक्ट्स का सिर्फ सोचते हैं। जो पॉलिटिकल इफेक्ट्स का है उसका कम वो सोचते हैं। तो इसमें क्या है,
अगर ऐसे सोच दोनों करे तो नंबर्स की बहुत अहमियत होता है। नहीं, पर वो मिलिट्री थिंक मतलब मैं ऐसे सोचा, किसी ने ऐसे सोचा होगा, चल तूने एक चलाया मैंने एक चलाया, तूने एक चलाया मैंने एक चलाया, ऐसे नहीं। फिर ये जो है ये फर्स्ट स्ट्राइक के ऊपर होता है। फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब जिसने हमारा बिलीफ ये है कि जो नेशन पहले स्ट्राइक करेगा उनको मेजर एडवांटेज है। करेक्ट, क्योंकि उसको दूसरे को नुकसान आएगा। बिल्कुल। इसलिए दोनों जो है फर्स्ट स्ट्राइक का ये किया था। और ये फर्स्ट स्ट्राइक जैसे मेरे मान लीजिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स के पास 1000 न्यूक्लियर वेपन था, तो अगर रशिया ने फर्स्ट स्ट्राइक करना था तो उसको 1000 से ज्यादा वेपन चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सब 1000 को डिस्ट्रॉय करना है मतलब। अरे लेकिन न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करने के लिए थोड़ी न्यूक्लियर वेपन लगता नहीं, है, तो नॉर्मल इसलिए मिसाइल से भी कर सकते हैं। अगर मैंने अपना आपको नुकसान से बचाना है तो मैंने आपका न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर वो तो ठीक बात है ना। बचाने का दो और भी तरीका है। मैं आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अलग अलग सब सिस्टम को कर भले, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से मैं कर सकता हूँ। तो ये जो सोच विचार है ये था जो मेजर मूवर ऑफ आर्म्स रेस बिटवीन देम। ओके, ये जो अब ये चलता रहा। लेकिन अभी देखो नॉर्थ कोरिया के पास कुछ मेरे का अपने हाथ से गिन सकता है न्यूक्लियर वेपन कितना है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास आजकल होगा कुछ मेरे ख्याल में 10,000 से कम होगा। लेकिन ये नॉर्थ कोरिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है पंगा लेने का। क्योंकि एक भी काफी है। एक भी अगर लॉस एंजलिस या जापान के ऊपर या साउथ कोरिया पे गिरा सकता है, नॉर्थ कोरिया तो रहेगा नहीं। लेकिन इतना शक उन्होंने पैदा किया कि मैं कम से कम 1 या 2 जो है तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। यही काफी है। हाँ, 10,000 की जरूरत ही नहीं है। ये तो कोल्ड वॉर के बाद अभी तो है। इंडिया ने हमारा जो है ये लेसन पूरा कोल्ड वॉर से हमने ले लिया। इसलिए इंडिया का जो नंबर्स है वो इतना, लेकिन पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। लेकिन ये लेसन जो इंडिया के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में है, हमारा सोच विचार ये है कि सर्वाइवेबल होना चाहिए, नंबर्स की ज्यादा अहमियत नहीं करते। करेक्ट। तो इसलिए अभी देर से आने का कुछ फायदा इस रेस है। पर इस बारे में थोड़ा आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में बताया, तो क्या इसी के लिए कहते हैं लोग कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो एक राजनीतिक हथियार है, मतलब पॉलिटिकल वेपन है? क्योंकि अब देखिए अब नॉर्थ कोरिया के पास इकोनॉमी कितना है, कुछ भी नहीं है। उनके पास मिलिट्री पावर भी अमेरिका के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि उनके पास एक न्यूक्लियर वेपन है तो उनका जो राजनीतिक दर्जा है पूरे विश्व में बढ़ गया है। हाँ, ट्रम्प को खुद आना पड़ा मिलने के लिए। हाँ। और ये ईरान इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सब है, अभी तक उनके पास बॉम्ब नहीं है, तो क्या देखिए उनको नाक घसीटनी पड़ रही है। तो यही तो दिखाता है। यही तो बाकी जो है जो नॉर्थ कोरिया को बाहर से देख रहे हैं वो भी सोचते होंगे कि हमारे पास भी परमाणु हथियार होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास होता तो ये जो है हमारे साथ ये बर्ताव मतलब अलग ही करेगा। हाँ। ये तो एक एग्जांपल अभी सेट हो गया। नॉर्थ कोरिया ने सबको दिखा दिया है। हाँ। तो इसलिए बात ये है कि ये हथियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि आप उसका आप थ्रेट कर सकते हैं, आप उसको डरा सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए अगर नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने उनका न्यूक्लियर वेपन्स को न्यूट्रलाइज करना है, वो नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि वो जो एक्शन है उसका असर अगर न्यूक्लियर वेपन क्या साउथ कोरिया के ऊपर पड़ेगा, चाइना के ऊपर पड़ेगा, जापान के ऊपर पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है कि इसका मतलब आप अब नॉर्थ कोरिया का इसमें हो सकता है कि आप एक लड़ाई और छेड़ दे चाइना के साथ। बिल्कुल। ये पहली बात ये। दूसरी बात, विश्व में जनरली ये न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ, इस्तेमाल के खिलाफ जो है, फिजिकल इस्तेमाल के खिलाफ, पॉलिटिकल इस्तेमाल के मैं अभी आता हूँ, इसके खिलाफ जो है मूवमेंट ज्यादा है, ओपिनियन ज्यादा है। तो कोई भी कंट्री जो है इसको पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। सभी लीडर्स यही बोलते हैं कि हमारे पास है इसलिए कि मैं मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल ज्यादा है। पहले तो नॉर्थ कोरिया देखो पॉलिटिकली कितना उसका पावर बढ़ गया है, सिर्फ
कुछ न्यूक्लियर वेपन्स है। बिल्कुल। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करता है हमेशा। एक इस्तेमाल वो करता है कि उसका जो छाया लेके वो न्यूक्लियर टेररिज्म का इस्तेमाल करता। दूसरा, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाता है कि भाई ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। उनका जो अटेंशन जो है, और आर्मी बोलती है हमें बचा के रखो वरना हमारे तो ये जहादी ले जाएंगे। तो ये सब पॉलिटिकल यूजेस, मैंने अपने किताब में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल यूजेस है। और अभी नेशंस अभी जब देख रहे हैं उनको भी ये है कि लगता है कि भाई ये तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, और ये विश्व के लिए अच्छा नहीं। लेकिन जनरल साहब एक चीज बताइए कि ये जो एक मैच्योरिटी है कि यूज नहीं करना है लेकिन पॉलिटिकली अच्छा है, एक ये भी चीज है कि ज्यादातर कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो थोड़ा मैच्योर कंट्रीज हैं, जहां पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पे थोड़ा इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है। अभी मान लीजिए नॉर्थ कोरिया को देख के सब लोग बोले अभी तो मेरे को भी चाहिए, और ये कोई AQ खान टाइप लोग हों जो सबको बॉम्ब सप्लाई करके पैसा कमाने में लग जाए। पाकिस्तानी आर्मी सोचे ये साइड बिजनेस अच्छा है, सबको हम बॉम्ब ही बेचेंगे। उसके बाद में अगर कोई ऐसी कंट्रीज के पास भी बॉम्ब आया जहां पे कोई पागल डिक्टेटर बैठा हुआ है, जहां कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, अभी पागल आदमी तो कुछ भी कर सकता है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मान लीजिए हथियार है आपके पास, एक लाइसेंस हथियार है, और मान लीजिए कोई ऐसे आदमी है जो डकैत है और उसके पास हथियार मिले, तो जो खतरा है दोनों से बहुत ज्यादा है। वही प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करता है। इसलिए सभी मानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करना चाहिए। कोई मतलब कमिटमेंट है ये जितने भी कंट्रीज है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में कि हम इसको खत्म करेंगे, यही है। प्रॉब्लम यह है कि अभी परमाणु हथियार बहुत कम लोगों के पास है। ओके, कुछ लोग जो है जिसके पास है वो दूसरे लोगों को उसका शैडो देते हैं, मतलब वो अलाइज को अपना, जैसे जापान को यूएस ने दिया हुआ है, सऊदी को पाकिस्तान ने दिया हुआ है। जिसके पास वो अलाइज नहीं है वो सोचते हैं हमारे पास अगर नए हैं तो हमें ये बड़े लोग जो है ब्लैकमेल करेगा। नॉर्थ कोरिया को भी देखो आप, नॉर्थ कोरिया को जितना थ्रेटन, जो सबसे मतलब विश्व में सबसे बड़ा पावरफुल नेशन एक छोटा नेशन को थ्रेटन करता रहता है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि भाई अगर इसको रोकना है, कुछ बदलाव लाना है, तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। हाँ, ये भी बात है कि चाइना और रूस है, उनका भी खेल इसमें है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने आप तो ये बनाया नहीं है। वो जो है नॉर्थ कोरिया को इस्तेमाल कर सकता है यूएसए के अगेंस्ट, कि यूनाइटेड स्टेट्स का एफर्ट और मान लीजिए उनका जितने भी ताकत है वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर दे, ताकि उनको थोड़ा ये मिले। तो ये ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इसका एक खेल है। और चाइना और रशिया के लिए ये हाँ, अभी तक चाइना ने ये नहीं दिखाया कि ये नहीं बताया कि वो पब्लिक स्टेटमेंट बताते कि नॉर्थ कोरिया डीन्यूक्लियराइज होना चाहिए, लेकिन उनका जो कंडीशंस ऐसा है, और नॉर्थ कोरिया चाइना को एडवाइस देके ही कंडीशन बनाया था कि ये कभी डीन्यूक्लियराइज नहीं हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि आपने बिल्कुल सही बताया है कि लीडरशिप के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आप नॉर्थ कोरिया, प्रेसिडेंट निक्सन ने एक बार जब उसका प्रेसिडेंसी में खतरा हुआ था तो वो रशिया को मैसेज भेजना चाहते थे कि मैं एक अनस्टेबल प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी कर सकता है। ट्रंप भी यही करना चाहता है। हाँ। ये डराने की कोशिश कि मैं पागल हूँ, मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक वो जो जितने भी धमकी ऐसे हुआ है, अभी तक गीदड़ भभकी है। माओ ने जब चाइना ने एक परमाणु हथियार बनाया, चाइना को यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान के ऊपर, टाचन आइलैंड्स का कोई है, थ्रेटन किया था, कोरिया में थ्रेटन किया था। तब चाइना ने बताया कि भाई लगता है कि अगर हमारे पास नहीं होगा हथियार, परमाणु हथियार, ये चलता रहेगा। और बनाने के बाद माओ सेतुंग ने ये भी बोला कि ये पेपर टाइगर है, दिखाने को है, ये दिखाने को है, इसका इस्तेमाल कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये अभी जो ट्रेंड है, नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार हो गया,
लगता है कि दूसरा जो है ईरान होगा, क्योंकि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है बनाने की। और यूनाइटेड स्टेट्स अभी देखो कितना मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उसके विड्रॉ करने से जियोपॉलिटिकली जो विश्व में जो इनको उसका असर हुआ है वो मतलब परमाणु हथियार के बारे में नहीं है, पूरे इकोनॉमी असर है। हाँ। तो मुझे ये बताइए जनरल मैनन, इसमें एक जरा थोड़ा टेक्निकल जो मैटर है कि हर टेक्नोलॉजी जो होती है वो टाइम के साथ थोड़ी आसान होती जाती है, क्योंकि लोग उसके सब सिस्टम्स आसान होते जाते हैं। जैसे पहले बॉम्ब बनाना भी मुश्किल था, आजकल लोग घर में बना लेते हैं। अभी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए आइंस्टाइन और ओपनहाइमर जैसे साइंटिस्ट लगे थे 1945 में, आजकल लोग चट्टर पटर साइंटिस्ट भी बना देते हैं। तो ये ऐसा समय आएगा क्या 20-25 साल में जब कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी पीएचडी फिजिक्स ग्रेजुएट्स वगैरह के पास में थोड़ी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग हो और बोले चलो अब हम ही बना लेते हैं? वो अभी नहीं, अभी बना सकता है। अभी आप इंटरनेट पे जाए तो आपको पूरा एक बॉम्ब डिजाइन का पूरा मिल जाएगा। अरे बाप रे। और ये तो आपने डरा दिया। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का पूरा ये है कि फिसाइल मटेरियल पहले उसको कंट्रोल करें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और बाकी जितने भी हिस्सा है जो एक बॉम्ब बनाने का, ये नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट्स इसलिए इंटरनेशनली है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बनाना है तो कम से कम एक सोफिस्टिकेटेड नहीं लेकिन एक क्रूड बॉम्ब तो बना सकता है। अरे राम। बना सकता है। हाँ। प्रॉब्लम यह है कि ये क्रूड बॉम्ब बनाने के बाद जो है, बॉम्ब अगर मान लीजिए है तो उसको फिर एक गाड़ी में आप एक्सप्लोड कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये मान लीजिए किसी टेररिस्ट ग्रुप ने कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क में एक टेररिस्ट बॉम्ब कर लिया लेकिन उसका असर क्या है? वो जो बॉम्ब है इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि नुकसान लिमिटेड नुकसान होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो तो जबरदस्त होगा। हाँ। इसलिए अगर ऐसी चीज होगा, और लिमिटेड भी हम रिलेटिव बोलते हैं, मतलब वो 9/11 का तो बाप ही होगा। हाँ, वो मान लीजिए अगर कोई फंक्शन चल रहा है ये है तो बहुत और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकता है। इसलिए होगा ये कि पूरा वर्ल्ड में जो एंटी न्यूक्लियर लॉबी जो है ना, वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। और ये जो हिस्सा हुआ है वो एक्चुअली इसको आसान नहीं बनाएगा, इसको इतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा टेररिस्ट को ये बॉम्ब बनाने का, क्योंकि वो मेशर्स आएंगे। करेक्ट। अभी तक जो है जितने भी ISIS अलकायदा के पास ये, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है फिसाइल मटेरियल का। जब सोवियत यूनियन जो है डिसइंटीग्रेट हुआ था, कुछ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहते हैं कि डिसअपियर हो गया है, लेकिन ये जो है ये प्रिपरेशन के हालात में नहीं रखते हैं। हाँ। कुछ कोड्स होंगे, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होंगे, कुछ जुड़ने होंगे, टुकड़ों में रखेंगे। और इसलिए ये टेररिस्ट के पास इतना मतलब कैपेबिलिटी नहीं होगा कि ये सब कुछ ले आए। तो बट मैं ये बोलता हूँ कि अभी भी अगर किसी ने करना है तो कर सकता है, वो कर सकता है। ये नहीं कि ये नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। तो ठीक है अभी। और सौरभ एक्चुअली आप देखे ये ट्रेंड जो है वो सद्दाम हुसैन के टाइम से ही चेंज हो गया था ना। मतलब सद्दाम हुसैन के ऊपर यूएस ने अटैक किया, उससे लोगों ने लेसन लिया होगा। अगर उसके पास इराक के पास होता न्यूक्लियर बॉम्ब तो गल्फ वॉर नहीं होती। हाँ, फिर गद्दाफी के साथ भी ऐसे हुआ कि और उसके बाद नॉर्थ कोरिया के साथ अभी हालिया हुआ, और ईरान के साथ हम उल्टी दिशा में चले गए। तो ये सब अब एक ट्रेंड बन रहा है कि लोग सोच रहे हैं यार अपने पास तो होना चाहिए। और मुझे नहीं जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, ये टेक्नोलॉजी मतलब 60-70 साल पुरानी है। बिल्कुल। अब जापान को जैसे जो इतना तकनीकी मतलब काफी एडवांस देश है, उनको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना है, तो मुझे नहीं लगता टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं, स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि नॉन स्टेट एक्टर को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो उनको फिसाइल मटेरियल लेना पड़ेगा, ये वो कंसील करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अब उनके पास एक कारण है कि वो सीरियसली सोच रहे होंगे कि यार हम लोगों को पब्लिकली भी डिक्लेयर करना चाहिए और करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऐसा विश्व में ट्रेंड ये है कि लगता है कि ज्यादा हो सकता है कि मान लीजिए विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया कि नॉर्थ कोरिया के पास है। जापान जो है
ये जापान बिना न्यूक्लियर वेपन्स के नहीं रह सकता है। जापान जब जापान बनाएगा, फिर साउथ कोरिया बनाएगा, फिर ऐसे ही जैसे कि ईरान में, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स है उनके पास, फिर इजराइल तो है न्यूक्लियर पावर, सऊदी अरेबिया को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो भी अनडिक्लेयर्ड पावर्स है सब। वो भी है। तो ये जो है इसका जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो प्रोलिफरेशन का होगा। ट्रेंड अभी है, ये है, और अमेरिका और ट्रम्प जो है इसके मतलब इसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए काम जो उनका एक्शन बढ़ावा दे रहे हैं, बिल्कुल इसको कम करने की जगह। तो अभी जो भी कुछ क्या कहते हैं 7-8 न्यूक्लियर पावर से कुछ 17-18 होने में तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, ये केनेथ वॉल्स था जिन्होंने बोलता था कि भी मोर द मेरियर, मतलब अगर सबके पास हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा कि लोग जो है सब एक दूसरे के बाद ये वॉर नहीं करेगा, इसलिए। बट वो जो है वो एक थियरी था। ये वैसे कि सबको बंदूक दे दो तो कोई चलाएगा नहीं, लेकिन एक भी गलती से चल गई तो सारी धड़ प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम एक्सीडेंट और गलती का है। और गलती तो हो ही सकती है, फाइनली इंसानों के हाथ में ही है, और इंसान क्या मशीन में भी गलती हो सकती है। फाइनली वो किसी सेंसर ने, जो रशिया वाली स्टोरी है वो यही थी कि कुछ उसको जो है कोई बादल की रिफ्लेक्शन से ऐसा लगा कि ये तो मिसाइल आ रहा है। अरे वो सभी ऐसा तो हो ही सकता है। हाँ, तो अब थोड़ा हम लोग ये समझ गए, थोड़ा न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में बात की। अब भारत के ऊपर आते हैं। तो भारत एक न्यूक्लियर पावर है, तो भारत के न्यूक्लियर पावर होने से क्या बदलाव आया भारत की राजनीति में या इंटरनेशनल रिलेशंस में? और इसमें जब आप बताएं तो स्पेशली हमारा तो एक तरह से ट्रायड है कि भाई भारत, पाकिस्तान, चाइना तीनों के पास है। तो इससे जो हमारा पावर डायनेमिक्स है इस पे क्या इफेक्ट है? भारत ने बड़ा 1974 में पहले पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और फिर 24 साल के बाद जो है अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया। मतलब सोच विचार करके, इसलिए तो कहते हैं कि भारत एक रिलक्टेंट न्यूक्लियर पावर है। बड़ा इतना मतलब वो न्यूक्लियर पावर होना नहीं चाहता है, लेकिन हालात जो है उनको न्यूक्लियर पावर बनाया है। और हालात क्या था? हालात ये था कि चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर वेपन, हमारे साथ चाइना के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, और पाकिस्तान भी वही। तो इसलिए ये दो कारण बेसिकली सिक्योरिटी का रीजन है। लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो इंडिया की प्रेस्टीज की ये है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये है सिक्योरिटी का। जब हम न्यूक्लियर पावर बन गया था या अनाउंस किया था न्यूक्लियर पावर, हमने ये भी बताया था कि हमारा सोच विचार परमाणु हथियार के बारे में ये है कि हम सिर्फ इसको न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ इसको हम कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए पाकिस्तान या चाइना हमको अटैक करेगा तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम तब भी करेंगे जब किसी ने हमारे ऊपर परमाणु हथियार इस्तेमाल, मतलब ये इसका एक कोर डिफरेंस है। सिर्फ हम ही है और चाइना, दो देश जो ये शुरुआत से लेकर अब तक ये जो कोर रोल है इसका परमाणु हथियारों का कारण, वो अभी तक हमारे पास सिर्फ दो ही कंट्री है जो करते हैं। बाकी जो है वो बोलते हैं कि अगर उनका सिक्योरिटी का मान लीजिए नेशनल इंटरेस्ट का कोई थ्रेट आए, धमकी आए, जैसे पाकिस्तान तो उन्होंने कुछ 4-5 चीज किया है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड किया है, इवन इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया तो भी कर देंगे बेसिकली। मतलब उन्होंने कोई लाइंस वगैरह, ये सब जो है लाइंस वगैरह जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा करने के लिए है, कि डाउट डालने के लिए, शक डालने के लिए। तो पाकिस्तान कहते हैं कि अगर इंडिया मान लीजिए कुछ हमला करेगा तो हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डालेंगे, और इंडिया का डॉक्ट्रिन यही कहता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे खिलाफ कोई भी वेपन, हम तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को रिकग्नाइज ही करते हैं, क्योंकि हम तो हमारा सोच विचार ये है कि न्यूक्लियर वेपन जो है कोई अगर छोटा भी है उसका जो असर है वो तो स्ट्रेटेजिक होगा। तो ऐसे कोई हथियार नहीं है जो मतलब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, हम जो इसको रिकॉग्नाइज ही करते हैं। और हमारा एक्सप्लेनेशन ये है कि हथियार से कोई फर्क नहीं पड़ता,
एक पिस्टल अगर मान लीजिए आप फायर करें, एक बुलेट, अगर वो बुलेट जो है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को मार देता है तो उसका जो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट है वो बुलेट स्ट्रेटेजिक इफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हथियार में नहीं है, इसका इस्तेमाल में। तो इसलिए हमारा जो ये पाकिस्तान का जो सोच विचार है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर, हम तो इसको मानते नहीं है। पर इसमें मेरे पास एक थोड़ा सवाल है जनरल मेनन कि अब आप पाकिस्तान की दृष्टिकोण से देखिए, पाकिस्तान वाले लोग अक्सर बोलते हैं कि अब भारत बोल रहे हैं कि उनके पास एक डॉक्ट्रिन है वो नहीं यूज करेंगे पहले, पर वो हम पर विश्वास क्यों करे? तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? डॉक्ट्रिन का क्या फायदा क्या होता है डॉक्ट्रिन का? क्योंकि हम उस डॉक्ट्रिन से पाकिस्तान को तो नहीं कन्विंस कर पा रहे। बात यह है कि हम कन्विंस नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमें विश्वास नहीं करेगा, वो ठीक है। लेकिन ये इसका विश्वास नहीं करने का जो टेस्ट है वो तब होगा जब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल का हालात आएगा। हाँ, उससे पहले वो ये भी सोचता है कि फर्स्ट स्ट्राइक इंडिया कर सकता है। बात यह है कि ये डिटरेंस को जो है वो मजबूत बनाता है। ये जो शक जो आप बोल रहे हैं ना, ये लेकिन इसको वीकन भी कर सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए टेंशन हो रहा है और पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने का मतलब उनको इंटेलिजेंस आया, तो हो सकता है कि पाकिस्तान उस टाइम पे ये सोच पे एक्शन करेगा कि इंडिया अभी उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन फायर करने वाला है। तो इसलिए इस जगह पर क्राइसिस पर और न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयमेंट पे क्राइसिस पे जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हम चले गए इस स्पेस में, इस जगह पे, तो क्या होगा और कैसे होगा वो कोई नहीं जानता है। अगर कोई लिखता है कि ऐसे ऐसे होगा, पाकिस्तान ये करेगा, इंडिया ये करेगा, तो उसका मतलब वो हवा में बात कर रहा है। तो सेफ्टी लोग इसके लिए मतलब कोल्ड वॉर को बहुत यूज करते हैं। तो कोल्ड वॉर कैसे निकल गई जनरल मेनन ये न्यूक्लियर वेपन्स 50,000 के साथ? एक चीज जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, वो जानता है कि न्यूक्लियर वेपन से उनका खुद का कंट्री का और उनका खुद का सर्वाइवल खतरे में डाल सकता है। इसलिए जब भी ये हालात आया, कॉशन मतलब सावधानी से पॉलिटिकल लीडर्स ने बिहेव किया है। और ये अब तक किम इल सुंग हो या ट्रम्प हो, ये सब जो है हमेशा सावधानी से इसको को जानता है। लेकिन क्राइसिस के दौरान जब कोई थ्रेट वगैरह डाल देते हैं, आजकल ट्विटर पे होता है और कोई किसी ने डाल दिया, तो ये जो कम्युनिकेशन है इसका मिस इंटरप्रिटेशन, मिस जजमेंट से ये प्रॉब्लम जो है कोई मतलब एक्सीडेंटली फायर कर सकता है। अगर न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट पे है दोनों टाइप पे, तब तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन, इसको क्लॉजविट्स बोलते हैं, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। मिलिट्री सिस्टम्स में क्या है, हम प्लान वगैरह बनाते हैं, लेकिन ऐसे कोई चीज हो सकता है जो मतलब सोच ही नहीं सकता है कि ऐसे हो। कोई फायर भी हो सकता है, तो लेकिन हमारे पास सेफ्टी 100% है, लेकिन कोई हथियार फायर हो गया, किसने कुछ किया, किसने फायर नहीं किया, लेकिन तो आपके पास रिपोर्ट आया कि फायर आया, डैमेज हुआ और आपने कितनी भी तैयारी कर रहे हैं मिलिट्री पर, कुछ ना कुछ तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इसमें फ्रिक्शन किया। और इसमें प्रणय मेरे को एक और चीज लगता है, डॉक्ट्रिन का शायद पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है वो तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हिंदुस्तान में हम क्लियर है ना कि क्या करना चाहिए। वरना अगर कंट्री में भी क्लैरिटी नहीं हो कि हम कब यूज करेंगे, तो पूरा टाइम जनता बोलती रहेगी अरे इस पे न्यूक्लियर वेपन मार दो, उस पे मार दो। एटलीस्ट एक क्लियर डॉक्ट्रिन है जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री किया हुआ है। तो अभी कोई चाहे जितना चिल्ला ले कर ले, कोई कहेगा ना भाई देखो 20 साल से हमारा डॉक्ट्रिन चला आ रहा है और ये स्टेबल डॉक्ट्रिन है, हम हमारे एटलीस्ट खुद की कंट्री में एक इस पे कंसेंसस है कि हम क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने ये पर्टिकुलर ये स्टांस लिया था, इसीलिए जब बारी आई न्यूक्लियर एनर्जी की और अमेरिका ने भारत के साथ एक जो समझौता किया, उसमें ये बहुत बड़ा कारण था कि क्योंकि भारत ने
बताया था, दर्शाया था पिछले 10 साल से, तब की बात है, कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है जिसे बोलते हैं, और इसीलिए वो फायदा हुआ। अब पाकिस्तान ये क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो उनका स्टांस ही ऐसा है कि तुम कुछ भी कर लो, हम तो तुम अनस्टेबल माचिस न्यूक्लियर भी पावर है। जलाओगे, हम तुमको न्यूक्लियर वेपन डाल देंगे। अगर ऐसा स्टांस होगा तो कोई क्यों उन्हें, वो खुद ही अगर ऐसा मान रहे तो कोई उन्हें क्यों रिस्पॉन्सिबल मानेगा? तो न्यूक्लियर वेपन का मतलब है जनरल वेपन कि अब कोई बड़ा वॉर इन तीनों देश के बीच में पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बात यह है कि मैं मेरा किताब में मैं यही लिखता हूं कि हम जो लिमिटेड वॉर है, यानी कि कौन सा युद्ध है आप ये जैसे डोकलम टाइप, हाँ मान लिमिटेड, और उसका जोग्राफिकली लिमिटेड है, एक जगह पे लिमिटेड है, वो हो सकता है। लेकिन उससे जो है हमारा जो हम लड़ाई किस लिए कर रहे हैं, हम अगर लड़ाई कर रहे हैं अपना डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हमें दूसरे पाकिस्तान को और चाइना को, या चाइना हमारे ऊपर, दे हैव टू इम्पोज देयर विल। प्रॉब्लम न्यूक्लियर वॉर का ये है कि ये नहीं हो सकता है। और छोटा सा जो सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं, कुछ छोटा कर लिया छोटी मोटी और जगह, तो इसलिए ये हो सकता है। लेकिन बड़ा अगर है, प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर अलर्ट हो, अगर न्यूक्लियर वेपन्स अलर्ट पे हो तो कुछ भी हो सकता है, और तब तो सुई भी नहीं चुप हो सकती। तो इसलिए दोनों तरफ से ये समझौता है कि हमने उधर जाना नहीं है अब तक। लेकिन प्रॉब्लम है, आप हो सकता है कि किसी ने छोटा से शुरू किया और उन्होंने सोचा कि इधर ही रहेगा ये, लेकिन मिलिट्री इंटरेक्शन का जो स्पीड है आजकल इतना है कि उसका जो स्प्रेड है, उसका जो एस्केलेशन है, वो इतना आसान नहीं है कंट्रोल करने का। अगर आपको याद है ब्रास टैक्स जो हुआ था, ब्रास टैक्स कैसे शुरू हुआ? वो हमने कुछ एक्सरसाइज प्लान किया था, पाकिस्तान ने सोचा कि भाई ये कुछ करने वाले हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ मोबिलाइज किया, फिर हमने जब देखा उस मोबिलाइजेशन को, हमने भी पूरा, तो इसलिए ये जो, क्योंकि दोनों तरफ से इसका एस्केलेशन का जो साइकिल है, एक्शन रिएक्शन का, ये पॉलिटिशियंस नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये मिलिट्री इंटरेक्शन इसको टेक ओवर कर लेता है। पॉलिटिकल लेवल पे डिस्ट्रस्ट है, इसलिए वो स्टॉप भी करना चाहते हैं, तो मिलिट्री लीडर्स बोलेंगे अगर आप ये नहीं करोगे तो हम खतरे में हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम है ये। तो अगर आप देखा जाए, इस परमाणु हथियार के आने के बाद जो है हमारा जितने भी इंटरेक्शन, या अगर कोई छोटा सा युद्ध भी हुआ, कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब एक छोटा सा जगह पर कन्फाइन किया हुआ है। तो इसको स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स बोलते हैं। मतलब बड़ा युद्ध नहीं हो सकता, तो बड़ा हायर लेवल पे स्टेबिलिटी है, नीचे लेवल पर इंस्टेबिलिटी है। जैसे पाकिस्तान जो है टेररिस्ट ये करता है, वो नीचे लेवल पे कर सकता है, लेकिन वो उधर नहीं पहुंचना चाहते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो लिमिटेड वॉर का थियरी है, और पाकिस्तान उनका टेररिज्म एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी थियरी है, इसके ऊपर क्लैश। तो अभी कोई चाहे तो, मतलब मैं थोड़ा ऐसा रेडिकल सवाल पूछना चाहता हूँ, तो कोई अगर न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ बड़ा लड़ाई तो हो ही नहीं सकता, खासकर ये अभी ये रफेल वफेल सब चल रहा है, मतलब तो कोई कंट्री सिर्फ बोल सकता है भाई मैं 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब रख लेता हूँ, और उसके अलावा सिर्फ क्या कहते हैं ये प्रॉक्सी वॉर्स और ये लड़ने की आर्मी रख लेता हूँ, ये बीच वाले की अभी क्या जरूरत है? हाँ, कन्वेंशनल, हाँ, ये सब क्या, मतलब 100-150 फाइटर जेट की कभी नौबत आएगी क्या? हम 150 फाइटर जेट जब लगाएंगे तब तो न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो जाएगी। नहीं, बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स हमने ये किया कि अगर 500 हो या 20 हो, उससे कोई तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो हाँ, ठीक बात, जो भी छोटा नंबर, 1-2 काफी। बाकी जो कन्वेंशनल पावर है, वो उसका जो डेटरेंट पावर उसका ऑप्टिकल पावर में है। तो आप उसको के बना के रख लेते हैं ना, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन उसका ऑप्टिकल पावर से आपको कन्वेंशनल वॉर या कोई भी वॉर शुरू करने से रोक सकता है। जैसे चाइना देखो, चाइना जब उनका एयरक्राफ्ट कैरियर पहले जो है उन्होंने अनवील किया था, एक यूएस वाइस प्रेसिडेंट का विजिट था, उस टाइम पर उन्होंने डॉक पे पूरा दुनिया को अपना एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया,
और चाइना अभी ऐसा है कि कोई भी जो वेपन डेवलप कर रहा है या डेवलपमेंट में है, सब दिखाता बहुत है, दिखाता बड़ा पूरा सा है। दुनिया को कि भाई टेक्नोलॉजिकली जो है चाइना उधर पहुंच गया है। ठीक। ओके, पर ये बट ये शोषण- ऑप्टिकल पावर में बहुत बहुत शक्ति है। अच्छा, अमेरिका से उसका के ऊपर क्या असर हुआ है, अमेरिका अभी सोचने लगा। अब वैसे अमेरिका का मिलिट्री बजट और चाइना का मिलिट्री बजट देखो तो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा, और उनके पास फोर्सेस भी ज्यादा है। लेकिन ये चाइना का ये ऑप्टिकल पावर का इस्तेमाल से उन्होंने ये डर पैदा किया है यूएस मिलिट्री लीडर्स में कि चाइना जो है हमारे बराबर आ गया में है। पहुंचने वाला आया नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल इसी को तो डेटरेंस बोलते हैं। लेकिन ये चाइना के लिए ये ऑप्टिकल पावर है। ठीक, पर चाइना के लिए ठीक है क्या? हिंदुस्तान भी उसी जगह पर है, हमको भी क्या जरूरत है? मतलब उनके लिए तो शायद ये होगा जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए कि हम आपस में तो नहीं लड़ाई करेंगे, लेकिन कल को मान लीजिए अफ्रीका में हम दोनों को जंग करनी पड़ी तो वहां हम कर लेंगे। पर हिंदुस्तान तो पावर प्रोजेक्शन में बिलीव ही नहीं करता है। अभी हम तो दूर देशों में जाके कहाँ जंग वंग करना चाहते हैं तो किसी हम से। जो जितने भी हमारे पास एसेट्स है वो प्राइमरली जो है इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी आउटलुक है वो अगर कॉन्टिनेंटली देखो और लैंड पावर देखो तो प्राइमरली डिफेंस का है। हाँ। सिर्फ पाकिस्तान के साथ हमारे पास ऑफेंसिव एसेट्स है, चाइना के साथ हम हिमालयाज पे डिफेंड करेंगे। लेकिन अभी इंडिया का जो स्विच जो है वो है इंडियन ओशन में, वो तो जिसमें हमारे जो ट्रेड है उसको हमें प्रोटेक्ट करने करना के है। लिए बिल्कुल। हमें चाहिए नेवी बड़ी चाहिए। नेवी बड़ी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी तक ये जो स्विच है जो होना चाहिए, हाँ। जो बड़ा नेवी होना चाहिए, वो अभी तक हुआ मतलब ही हम नहीं है। बोलते रहे हैं लेकिन हुआ नहीं है। हम बात यह है कि हम सब जगह स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है, कॉन्टिनेंटल लैंड पावर स्ट्रेंथ हो या मैरिटाइम पावर हो। चाइना ने एक डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने एक मैरिटाइम पावर बनना है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इंडिया ने डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन उनका जो एस्पिरेशन है, होप है, वो उधर जाना चाहता है। बस अभी लेकिन तक अभी तक हुआ वो राफेल में लेकिन अटके हुए हुआ हैं। हाँ। हुआ नहीं है। क्योंकि ज्योग्राफी हमको यही देता है, जो इतना शक्ति देता है कि इंडिया की जो इंडियन ओशन में जो हमारा पोजीशन है वो बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक है। बहुत स्ट्रेटेजिक है। उसका इस्तेमाल करने के लिए मैरिटाइम पावर चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हम अभी भी पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। हमारे पास पाकिस्तान को हमारा प्लान जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान का पूरा कैप्चर करेंगे। अब काफी एरिया कैप्चर करेंगे, उसको विभाजित कर देंगे। ये सोच विचार जो है बिल्कुल आउटडेटेड है। हाँ, अब तो कर ही नहीं क्योंकि अभी न्यूक्लियर वेपन्स है, वो कर ही नहीं सकता है। और बात यह है कि कोई भी अगर एक देश है पाकिस्तान जो जिहादिस्ट है, उसके अंदर जाके लैंड कैप्चर करना जो है बिल्कुल पागलपन है। हाँ, बेवकूफी की बात होगी। तो हमने जो शिफ्ट करना था न्यूक्लियर वेपन्स के बाद, वो अभी तक मेरे ख्याल में किया ही नहीं है। इसलिए हम वही जो है हमारे पास स्ट्राइक कोर है, जो है डीप थ्रस्ट करेंगे। कुछ तो अभी 98 के बाद 20 साल हो गए, अभी तक मतलब एक जनरेशन निकल गई है। अभी धीरे धीरे कुछ तो बदलाव है, बट बहुत स्लो है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात की इंडिया और पाकिस्तान वगैरह की। अब जनरल मेनन, आप हमें ये बताइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर आगे न्यूक्लियर वेपन्स किस दिशा में जाना चाहिए हमें। और ये जैसे आपने बोला अलर्ट्स पे हैं बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक दूसरे के, तो ये तो बहुत डेंजरस सी स्थिति होगी। तो आगे क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं देश? जैसे पहले शायद उन्होंने एनपीटी और सीटीबीटी, बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये एक ग्लोबल मैकेनिज्म्स पिछले कुछ दशकों से है कि भाई यही एक तरीका है कुछ मैनेजमेंट करने का। पर आगे कुछ अलग, अब जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई कुछ जो भी 7, 8 से 17 तो होने ही वाली है न्यूक्लियर पावर, तो अब आगे क्या होना चाहिए दुनिया में? वैसे तो हालात अगर अभी देखा जाए तो इंडिया के लिए एक मौका है इस एरिना में। वो मौका ये है कि इंडिया और चाइना सिर्फ 2 ही देश है जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का उनका डॉक्ट्रिन में है। क्योंकि बात क्लियर है कि न्यूक्लियर वेपन्स पावर मतलब शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में लगता नहीं है कि अपना जो हथियार जो है
वो छोड़ने वाले, वो तो होने वाला नहीं है अभी, खास करके चाइना के राइज से। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही टेंस हो रहा है, काफी पावर शिफ्ट हो रहा है, और लड़ाई का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रहा है। और ये जो टेंशन, जो तनाव है, वो न्यूक्लियर पावर्स में हो रहा है। तो एक चीज जो इंडिया और चाइना मिलके कर सकता है वो है कि कम से कम न्यूक्लियर वेपन पावर को के जो उनका बिहेवियर है उसमें कुछ सेफ्टी लाया जाए। अच्छा, ताकि कैसे? चेक्स लाया जाए। और वो है, अगर मान लीजिए सभी न्यूक्लियर पावर्स में नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन इस्तेमाल करें। और इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए किसी न्यूक्लियर पावर में फर्स्ट यूज किया तो पूरा जो है, मान लीजिए अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के साथ किया या चाइना ने यूएस के साथ किया, तो नो फर्स्ट यूज का जो ताकत चाहिए, क्योंकि नो फर्स्ट यूज जब आप करते हैं वो है पूरा उनका वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उतना ही हथियार आपको डालने पड़ेगा। ताकि हथियार का तो अलग है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो पूरा यूनिवर्सल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। तो पहले चीज ये रिकग्निशन होना चाहिए कि नो फर्स्ट यूज में अगर आप पहले कम से सेफ्टी लाया जाएगा। अच्छा। बात यह है कि जो मेजर पावर्स है या सभी जो है जिसके पास है वो बोलते हैं कि न्यूक्लियर लड़ाई कोई जीत नहीं सकता है, उसमें कोई सबकी हारी है। सो इसलिए ये तो है। और अभी जो इस्तेमाल भी, ट्रंप जो है अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो पता है, नॉर्थ कोरिया ने उसको दिखाया है कि ठेंगा दिखा दिया है। तो ये हालात देख के अगर मान लीजिए दो चीज, कॉन्शियसनेस अगर इंटरनेशनल फोरम्स में आप रेस करें इसके बारे में, एक तो नो फर्स्ट यूज की जरूरत, और दूसरा अगर फर्स्ट यूज के ऊपर जो बिलीव करते हैं अगर वो इसको फर्स्ट यूज करे तो दुनिया का क्या होगा। अगर मान लीजिए इसके ऊपर लेके इंडिया और तक्षशिला जो है इस विचार में अभी लगे हुए हैं, और हमने अगले 2019 अक्टूबर में एक ग्लोबल नो फर्स्ट यूज कॉन्फ्रेंस प्लान किया है बैंगलोर में, जिसमें हम जो है बाकी न्यूक्लियर पावर से रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे बुलाएंगे इधर, एक कॉन्फ्रेंस करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस इश्यू को पहले क्या जरूरत, इसको रेस करने की जरूरत, और दूसरा इस इश्यू को सपोर्ट लेने के लिए। तो इस दोनों को लेकर हम अभी प्लान कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस अक्टूबर 2019। ठीक है। तो ये मतलब ये ग्लोबल नो फर्स्ट यूज में आप बोल रहे हैं, पहली चीज ये कि सब लोग इस बात पर सहमति रखें कि कोई भी पहले नहीं यूज करेगा अपना न्यूक्लियर वेपन, और अगर सब लोग अग्री करेंगे तो डेंजर कम हो जाएगा। एक उसमें ये अजम्पशन है। और दूसरी बात उसका क्या है कि यूएस और रशिया जैसे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके तो काफी हाई अलर्ट पे हैं। मतलब एक न्यूक्लियर वेपन उनकी तरफ से आया तो ऑटोमेटिकली शायद रिस्पॉन्स आ जाएगा दूसरे देश से, तो कुछ डी अलर्टिंग बिल्कुल भी इसका जो असर होगा, इसलिए मैं सेफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यही है, अभी क्या है, अभी भी जो मेजर न्यूक्लियर पास है, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपने वेपन्स को इतना अलर्ट पे रखते हैं कि कुछ मिनटों में उसको फायर हो सकता है। अच्छा, ये मतलब सेफ्टी के बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें। उल्टा है मतलब। सिर्फ चाइना, इंडिया है दो देश जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेनली उसको डिसमेंटल हालात में रखते हैं। अच्छा, तो पहले चीज अगर रिकग्निशन हो कि फर्स्ट स्ट्राइक जो है इनक्रेडिबल है, नामुमकिन है, पहले ये एक्सेप्टेंस अगर हो तो सब में थोड़ा भरोसा आएगा कि हम डी अलर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात ये है कि हमें प्रॉब्लम है कि जब टेंशन के टाइम पर इसको सेफ्टी कैसे करना है। तो अगर ये सेफ है ऑलरेडी, पहले से अलर्ट लेवल ज्यादा है, उसको ले आओ, सेफ है, तो हो सकता है आप उसको जो है टेंशन जो है उसका तनाव जो है थोड़ा इजीली डील कर सकता है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा रही है जनरल मेनन, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे देश मिलके कोई पूरी दुनिया के लिए एक कवच बनाए कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन कहीं भी चलाए
तो हम उसको रोक सकें। यही तो लोग सपना देख रहे हैं, लेकिन बात यह है कि अभी जो मिसाइल डिफेंसेस जो बनाए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, ये रीगन का सोच विचार यही था। हाँ। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रेजेक्ट्री है, वो अगर मान लीजिए आपने मिसाइल को जो डिफेंस बनाया है ना, जो ऑफेंसिव उसको तोड़ने वाला है, वो उससे आगे रहता है, वो उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। अब अभी क्या है, मिसाइल डिफेंस बनाया है, लेकिन काफी हाइपरसोनिक व्हीकल करके उसको, मतलब मिसाइल डिफेंसेस को ऑलरेडी न्यूट्रल डिप्लॉय भी नहीं हुआ और पहले हो चुका है। उसके काट आ गए। तो ये कैट एंड माउस गेम है। लेकिन ये लगता है जो हमारा ऑफेंसिव वेपन्स का जो है वो हमेशा जीत रहा है अभी तक। नहीं, लेकिन अगर कोई GNFU ग्लोबल नो फर्स्ट यूज टाइप चीज आए और उसके अंतर्गत सब देश मिलके बोले हम सांझी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, एक थोड़ी सी वॉर चलती रहती है कि तूने कुछ बनाया मैं कुछ बनाऊंगा, पर अगर सब एक बार सही में एग्री कर ले कि ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं फिर तो बेहतर ये होगा कि पूरा जो है सबने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी दूर वो की तो बात बहुत दूर की बात है, वो तो नहीं होने वाला है। तो ठीक है, तो फिर बहुत मजा आया जनरल मैनन आपसे ये बात करके, और डर भी लगा। हाँ थोड़ा डर लगा और मजा भी आया। तो मैं अपने सब लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि जनरल मैनन की किताब है द स्ट्रेटेजी ट्रैप, और ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, और इस विषय पर उन्होंने काफी चर्चा की है। जो आज हम लोगों ने बात की उसमें डिटेल में आपको उस किताब में पढ़ने मिलेगा। तो जनरल मैनन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय में बात करने का। थैंक यू। धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। Did I just catch you on your way to work? Or did you end up pulling an all-nighter? Let me guess. You have a packed schedule for the day, the week, and probably the month and the year. That's a lot for your mind to handle, don't you think? This buzzing chaos also brings tons of negative thoughts. Am I right? Try spinning that bottle in a positive direction with me, Chetna, on the Positively Unlimited podcast, every Monday on IBM Podcasts. It's time to change your life one alphabet at a time. Look! Up in the internet! It's a meme! No! It's a cat video! No! It's the Geek Fruit Podcast! That's right. We interrupt this riveting broadcast to tell you about our show, The Geek Fruit Podcast, where Tejas, Dinkar and I, Jishnu, talk about everything in pop culture, including DC, Marvel, Star Wars, Netflix, and everything in between. You know how your friends hate it when you ramble about some nerdy crap and you just want somebody to listen to you? Well, sorry, there's nothing we can do about that, but come listen to us ramble and it'll almost be like the real thing. Kind of. Listen to new episodes of the Geek Fruit Podcast every Monday and the Geek Fruit Bulletin every Thursday on iTunes, Google Podcasts, the IBM app, or wherever you listen to podcasts. Happy listening, you nerds.